हेलो फ्रेंड्स, राजा, किसान और नगर भाग 4 के अंतर्गत आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच मुद्राओं का विकास कैसे हुआ, किन शासकों ने किन धातुओं में मुद्राओं का विकास किया और उसके बाद अभिलेखों से क्या संपूर्ण इतिहास को जाना जा सकता है या अभिलेख एक स्रोत के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो उनकी सीमाएं क्या हैं। इन दो बिंदुओं पर बात करेंगे। भारत में जो मुद्रा का विकास का इतिहास है वो 600 ईसा पूर्व में आहत सिक्के या इनको पंचमार्क सिक्के के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सिक्के चलाए गए वो निश्चित आकार प्रकार के नहीं होते थे और चांदी के होते थे। इनको रौप्य मुद्रा भी कहते थे। रूपा चांदी का पर्याय है, तो चूंकि ये सिक्के चांदी के थे तो इसलिए इनको रौप्य मुद्रा भी कहा जाता है। आहत सिक्के इसलिए क्योंकि नर्म धातु पर कोई छाप छोड़ दी जाती थी, फूल पत्ती का या किसी जानवर का चिन्ह, और प्रायः ये जो चिन्ह होते थे या किसी न किसी राजवंश से या कुछ ऐसे सिक्के थे जो व्यापारी भी निकालते थे। तो जो चिन्ह थे वो चिन्ह राजवंशों के प्रतीक हुआ करते थे या ऐसे व्यापारियों के भी प्रतीक होते थे। तो जो पंचमार्क सिक्कों के ऊपर चिन्ह पाए गए हैं वो इनसे संबंधित हैं और ये ध्यान रखना ना तो निश्चित आकार के होते थे, निश्चित आकार के नहीं हैं और ये सिक्के ढले भी नहीं हैं। इन सिक्कों को ढाला नहीं जाता था, धातु की प्लेट से काट दिया जाता था, तो इसलिए इनकी बनावट एक जैसी नहीं है, सुडौल बनावट नहीं है। बाद में तांबे के सिक्के भी चालू हो गए। तांबे के सिक्के भी आहत सिक्के के रूप में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जो सिक्के चालू किए गए जिनके ऊपर किसी राजा की तस्वीर लगी हो, राजा की फोटो बनी हो, ऐसे सिक्के, राजा के चित्रयुक्त या उनके नामयुक्त ऐसे सिक्के सबसे पहले हिंद यवन वंश के शासकों ने ऐसे सिक्के चलाए जिनके सिक्कों के ऊपर ऐसे सिक्के जिसमें राजा की मूर्ति व उसके नाम का उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वंश के शासकों ने ऐसे सिक्के चलाए जिस पर राजा की मूर्ति प्राप्त होती है। तो राजा की मूर्ति चित्र हिंद यवन वंश के शासकों ने चलाए। सोने का सिक्का किसने सबसे पहले चलाया? जो सोने के सिक्के हैं सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों ने। मैंने बताया था बिमकटभिषस सेकंड, ये वो व्यक्ति था जिसने कि सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए और इन सिक्कों के ऊपर उन राजाओं के मूर्तियों को छापा गया। तो बिमकटभिषस के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए जो कि कुषाण वंश का था। कुषाण वंश के जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों के ऊपर यूनानी शासक हार्मियस की भी मूर्ति थी, या इन सिक्कों को कहें तो ये सिक्के रोमन और ईरानी सिक्कों जैसे होते थे। रोमन और ईरानी सिक्कों की एक प्रकार से नकल थे। इनका आकार प्रकार वैसे ही था जैसे रोमन और ईरानी सिक्के होते थे। तो जो सोने के सिक्के थे ये उसी रूप और उसी बनावट के थे। बाद में चांदी के सिक्कों
का भी प्रचलन किया गया कुषाण वंश के शासकों द्वारा। हुबिस्क और वासुदेव के समय चांदी और तांबे के भी सिक्के चालू किए गए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके समय में चालू किए गए, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के, तो सबसे अधिक स्वर्ण सिक्कों का चलन गुप्त वंश के समय में, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के समय में सोने के सिक्के व्यापक पैमाने पर चलाए गए। इससे पता लगता है कि वो राज्य बहुत समृद्ध था, व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। तो गुप्त वंश के समय सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। जो आज का पंजाब है भारत का, पंजाब के क्षेत्र में यौधेय वंश के शासक थे। यौधेय वंश के शासक, इनका अधिकार पंजाब में था। इन्होंने बड़े पैमाने पर तांबे के सिक्के चलाए। इन सिक्कों के ऊपर भी राजाओं के नाम और मूर्तियां अंकित हैं। तो यौधेय वंश के शासक के जो सिक्के हैं वो पंजाब में प्राप्त होते हैं। गुप्त वंश में सोने के सिक्के बहुत चलाए गए, किंतु 6वीं शताब्दी ईस्वी आते आते सोने का सिक्कों का जो चलन था वो धीरे धीरे कम हो गया। 6वीं शताब्दी ईस्वी के आते आते सोने के सिक्कों का चलन धीरे धीरे घट गया। कारण क्या था? पहले भारत का व्यापार रोम के साथ होता था, तो रोम को हमारे यहाँ से बड़ी मात्रा में मसाले है, काली मिर्च है, इस प्रकार के सामान यहाँ से निर्यात किए जाते थे। उसके बदले में रोम से सोना आता था। तो जब रोमन साम्राज्य 6वीं शताब्दी में खत्म होने लगा तो जो व्यापार था वो भी प्रभावित हुआ और फलस्वरूप रोम से होने वाला व्यापार कम होता चला गया और धीरे धीरे भारत में जो सोने की मात्रा थी वो कम होती चली गई और भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन भी इसीलिए कम हो गया। तो बात समझ आ गई कि 6वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते रोम के व्यापार का प्रभाव भारत के सिक्कों के निर्गमन पर भी पड़ा। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि जो अभिलेख हैं क्या वो इतिहास जानने के संपूर्ण स्रोत हैं? क्या उनसे हम संपूर्ण इतिहास का निर्माण कर सकते हैं? देखिए, अभिलेख प्राथमिक स्रोत हैं, इतिहास जानने के ये प्राथमिक स्रोत हैं। चूँकि अभिलेखों का निर्माण उन राजाओं के समय में या उन व्यक्तियों के द्वारा कराया गया है, उसी समय कराया गया है, तो ये ऐसे स्रोत हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और उसमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो बड़ी प्रामाणिक है, क्योंकि अभिलेखों में बार बार कुछ अंतर नहीं किया जा सकता। अभिलेख प्राथमिक स्रोत हैं। अब जो अभिलेख हैं इनकी महत्ता तो है ये प्राथमिक स्रोत के रूप में, लेकिन अभिलेखों की सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं? अभिलेखों से संपूर्ण इतिहास नहीं जाना जा सकता। पहली बात, अभिलेख बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। काफ़ी मात्रा में अभिलेख भारत में ही पाए गए हैं, विभिन्न समयों के पाए गए हैं, लेकिन पहली सीमा इनकी है कि अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। अभिलेखों को पढ़ना संभव नहीं हुआ है। बहुत से अभिलेख ऐसे हैं जिनको पढ़ नहीं पाए हैं। अभिलेख प्राप्त हुए हैं लेकिन हम उनको जब पढ़ नहीं पाते हैं तो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए ऐसी जो अभिलेखों की चिन्ह है या अभिलेखों के जो वर्णमालाएं हैं, जो अक्षर हैं, उनको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए अभिलेखों को हम जान नहीं सकते। अभिलेखों को पढ़ा ना जाना एक सबसे बड़ी सीमा। दूसरा, जो अक्षर हैं या जो चिन्ह हैं वो अस्पष्ट हैं। जब अभिलेख खोदे गए तो इतने हल्के खोदे गए हैं पत्थरों पर, या वो पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, या समय के साथ अभिलेखों में टूट फूट हो गई है। पत्थरों पर अभिलेख खोद दिए गए लेकिन उन अभिलेख में मौसम, गर्मी सर्दी की मार को सहते हुए उन अभिलेखों में पत्थरों की परपटी निकल गई है और इस तरह से
उन अभिलेखों के अक्षरों में टूट फूट हो गई है, तो जो अभिलेख मिलते भी हैं उनको पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता। कुछ अक्षर बीच के लुप्त हो गए हैं, तो अक्षर या चिन्ह अस्पष्ट हैं या कुछ चिन्ह लुप्त हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, इसलिए अभिलेखों को नहीं पढ़ पाते। नंबर 3, कुछ अभिलेखों को जिनको पढ़ा गया है उनके जो शब्दों के अर्थ हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। अभिलेखों के जो शब्द हैं, शब्दों का अर्थ एक जैसा नहीं है। इसलिए दिक्कत आती है। अभिलेखों में जो बातें लिखी गई हैं, अभिलेखों के जो चिन्ह हैं और अक्षर हैं, वो चिन्ह अक्षर समय के साथ बदल गए हैं या शब्दों का जो अर्थ होता है अलग अलग होता है, इसलिए उसको हम पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते। नेक्स्ट, अभिलेख जो हैं वो प्रायः ऐसे शासकों के द्वारा, अभिलेख प्रायः शासकों के द्वारा लिखाए गए हैं, इसलिए अभिलेखों में हम उनकी उपलब्धियां, राजाओं की विजयों, उनकी उपलब्धियों के बारे में तो जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या थी, समाज में लोग कैसे रहते थे, उनकी सामाजिक क्रियाएं क्या थी, आर्थिक क्रियाएं क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब आम जनता का जो सामाजिक जीवन था और जो आर्थिक जीवन था, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में तो हमको पता लग गया, ठीक है, जिन जिन क्षेत्रों में उनके अभिलेख मिले उसे पता लग गया कि उनका साम्राज्य उन क्षेत्रों में विस्तृत रहा होगा, लेकिन आम जनता के बारे में जानकारी अभिलेखों से नहीं होती। ठीक। और 5वां, चूंकि अभिलेख शासकों के द्वारा लिखवाए गए हैं, इसलिए हो सकता है उसमें उनकी प्रशंसा या उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया हो। ठीक है, अभिलेख जो है शासकों के द्वारा लिखवाए गए हैं, इसलिए वो हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत उनकी प्रशंसा या उनकी बिरदावली गाई गई हो। तो इसलिए ये कुछ सीमाएं हैं जिससे कि हम अभिलेख से जानकारी तो प्राप्त करते हैं, लेकिन अभिलेख इतिहास को पुनर्निर्माण करने के रूप में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। हमें अन्य स्रोतों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।